गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वहां पर भी हमें एसएचएम देखने को मिलता है, लेकिन पार्टिकल एसएचएम नहीं करेगा तो कौन सा पॉइंट है जो एसएचएम करता है इन सर्कुलर मोशन। यहाँ पर हमने सर्किल लिया हुआ है, इस सर्किल के अलोंग कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये है, एक्स से वो अपना मोशन स्टार्ट करता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे अपना सर्किल कंप्लीट करता है। तो पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन एसएचएम कौन करेगा वो हम देखेंगे। तो हमें क्या करना है कि ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल से ये जो वाई वाई डैश डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर। यहाँ पर मैंने दो डायमीटर लिए हैं, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। एक्स एक्स डैश है वो मीन पोजीशन को शो करेगा और ये इसको हम डायमीटर लेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो पार्टिकल है उस पार्टिकल से इस वाई वाई डैश डायमीटर है, इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस डायमीटर पर आपको फुट पॉइंट मिलेगा एन। तो जब आपका पार्टिकल एक्स पोजीशन पर होता है तो उस कंडीशन में फुट पॉइंट सेंटर पर ही होता है, ठीक है ना। तो ये जो फुट पॉइंट है, पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो ये जो फुट पॉइंट है, द फुट पॉइंट इज व्हाट, द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पार्टिकल ऑन द डायमीटर, दैट इज द फुट पॉइंट। ये फुट पॉइंट जो है वही क्या करता है, इस सेंटर के या ये जो एक्स एक्स डैश, इसको मैं मीन पोजीशन मानूंगा, इसके अबाउट टू एंड फ्रो वो मोशन करता है, एसएचएम करता है, ठीक है। वो हम देखते हैं कैसे करता है। यहाँ पे देखिए, जब आपका पार्टिकल एक्स पोजीशन पर है तो एक्स से यहाँ पर पार्टिकल है तो पार्टिकल से इस डायमीटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो फुट पॉइंट एन है वो सेंटर पर मिलेगा, ठीक है जी। अब पार्टिकल मोशन किया, मोशन करता हुआ मान लो यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर पार्टिकल पहुंचेगा तो पार्टिकल से इस डायमीटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो फुट पॉइंट यहाँ मिलेगा एन, मतलब एन यहाँ से यहाँ पहुंच गया है। ये जो सेंटर या मीन पोजीशन है इससे ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस डायमीटर के अलोंग ही वो लीनियर एसएचएम करेगा। यहाँ पर ये जो फुट पॉइंट है वो कैसा मोशन करेगा, लीनियर एसएचएम करेगा, अलोंग टू दी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। जब पार्टिकल यहाँ तक पहुंच गया, मतलब 1/4 भाग उसने अपने कंप्लीट सर्किल का 1/4 जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो आपका फुट पॉइंट एन यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहीं पर, तो यहीं पर पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब 1/4 पार्ट जब कंप्लीट करता है तो आपका जो फुट पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ आया, यहाँ से मोशन करता हुआ यहाँ आया, तो इस पार्टिकल से इस डायमीटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो फुट पॉइंट यहाँ आ गया। इसका मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर जाएगा, फिर इस क्वार्टर में वो वापस नीचे मीन पोजीशन की ओर आना शुरू कर देगा। फिर जब आपका पार्टिकल एक्स डैश पर पहुंचेगा तो उस कंडीशन में आपका फुट पॉइंट एन वापस कहां पर आ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस ये यहाँ पर इस एक्स डैश से वाई डैश के बीच में मोशन करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया, मान लो जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो फुट पॉइंट यहाँ पहुंच गया, तो फुट पॉइंट है वो सेंटर से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। जब वाई डैश पर पहुंचेगा तो आपका जो फुट पॉइंट है वो वाई डैश पर आ गया है। तब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो वापस मीन पोजीशन की ओर जा रहा है, एक्स पर वापस पहुंच गया तो वापस सेंटर पर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा, अपना सर्किल को कंप्लीट करेगा, एक्स से एक्स पर पहुंचेगा तो आपका ये जो फुट पॉइंट है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि पार्टिकल एक्स से एक्स चला तो फुट पॉइंट है वो इधर चला, फिर ये सेंटर पर आया, फिर इधर चला, फिर वापस सेंटर पर आया। तो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन में आपका जो फुट पॉइंट है, यहाँ पर फुट पॉइंट है वो एसएचएम कर रहा है। पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन ही कर रहा है लेकिन फुट पॉइंट है वो एसएचएम कर रहा है। और आपका एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन में, कंप्लीट सर्कल में आपका फुट पॉइंट है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो सर्कुलर मोशन में जो फुट पॉइंट होता है, तो फुट पॉइंट इज व्हाट, मैं दोबारा बता रहा हूं,
कि पार्टिकल से हमें जो डायमीटर है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो जो भी हमें पॉइंट मिलेगा उसको हम फुट पॉइंट बोलेंगे। और सर्कुलर मोशन में फुट पॉइंट ही क्या करेगा, ये जो मीन पोजीशन है या ये सेंटर है इसके टू एंड फ्रो एसएचएम करेगा। तो यहाँ से आप देखो ये मीन पोजीशन है, तो आपका ये पार्टिकल ऐसे ये फुट पॉइंट आपका ऊपर जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। जब वो वाई पर पहुंचेगा तो इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। जब यहाँ से वाई डैश पर पहुंचेगा तो मीन पोजीशन से दूसरी ओर, मीन पोजीशन के दूसरी ओर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है जी। अब देखो, अगर हम इस फुट पॉइंट का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमें पता है कि एक कंप्लीट सर्किल में फुट पॉइंट है वो आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए पार्टिकल मान लो यहाँ पर t बराबर 0 से शुरू कर रहा है, क्या कर रहा है, t बराबर 0 समय से शुरू कर रहा है। t बराबर 0 समय, t बराबर 0 समय यहाँ पर ये देखो ये t, ये एक्सिस जो लाइन है एक्सिस है वो टाइम को शो कर रही है। तो जब t बराबर 0, t बराबर 0 यहाँ पर होगा, जब t बराबर 0 होगा तो फुट पॉइंट कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो आपका जब आपका पार्टिकल x पोजीशन पर होगा तो फुट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि एक कंप्लीट सर्किल में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। मान लो टाइम पीरियड क्या लगा, टी लगा, तो जो एक कंप्लीट सर्किल में जितना टाइम लगेगा वो हमने कैपिटल टी माना टाइम पीरियड, और वही टाइम पीरियड किसका होगा, फुट पॉइंट का होगा। फुट पॉइंट को भी एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा वो कैपिटल टी लगेगा। अब यहाँ देखो कंप्लीट सर्किल में टाइम कितना लगा, टी लगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भाई, यहाँ क्या है चौथा भाग है तो 1/4 भाग है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, t/4 टाइम लगेगा। जब आपका फुट पॉइंट या पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो फुट पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंच गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो t/4 ये रहा, और t/4 पर ये यहाँ पर पहुंच रहा है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पर आपका जो टाइम होगा वो t बराबर t/4 होगा, और t बराबर t/4 पर आपका जो फुट पॉइंट है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया है, यहाँ पर आएगा मैक्सिमम, इस पॉइंट पर आएगा। और ये होगा वो, ये जो यहाँ पर पहुंचेगा वो टाइम है वो 0 से t/4 के बीच में कोई टाइम होगा। ठीक है, ओके। अब जब आपका पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा तो वापस यहाँ पर जब पहुंचेगा तो देखो यहाँ से यहाँ तक t/4 लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक भी t/4 लेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, t/4 प्लस t/4, मतलब यहाँ पर पहुंचेगा तो टाइम कितना लगेगा, t/2 लगेगा। और t/2 पर आपका फुट पॉइंट कहाँ पर है, वापस सेंटर पर आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए t/2 पर कितना आ गया, वापस से 0 आ गया है। ठीक है, फिर वापस से चलेगा तो वाई डैश पर वापस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसमें t/4 और ऐड कर दो तो यहाँ पर टाइम कितना होगा, t/3 t/4 होगा। तो 3t/4 टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ये। और ये जब वापस यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है तो एक कंप्लीट सर्किल कर लेता है t बराबर कैपिटल टी टाइम पर, और t बराबर कैपिटल टी टाइम पर वापस इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो आपका ये ग्राफ बनेगा। साइन ग्राफ। तो ये आपका फुट पॉइंट है, ये एसएचएम का है, एक ऑसिलेशन यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन हो गया, वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन होगा यहां से यहां तक। तो कहने का मतलब अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो जो फुट पॉइंट होता है वो सेंटर के टू एंड फ्रो क्या करता है, एसएचएम करता है। ठीक है ना। और एक कंप्लीट आपका ये जो सर्कुलर मोशन में जब आपका एक सर्किल कंप्लीट होगा तो आपका जो फुट पॉइंट है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। ये समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर मोशन में एसएचएम आपको पता चल गया होगा क्या होगा। ओके।
अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मोशन करेगा तो वेलोसिटी तो होगी, मोशन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी आएगा कि वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है। और वेलोसिटी अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी आपको मिलेगा। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है या डायरेक्शन बदल रही है तो एक्सेलरेशन जरूर प्रोड्यूस होगा। और एक्सेलरेशन अगर है तो फोर्स कितना होगा, वो हम सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमें पता है, ये तो हमने कई बार देख चुके हैं कि अगर पार्टिकल एसएचएम मोशन कर रहा है टू एंड फ्रो फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर मोशन हो रहा है और उस पर रिस्टोरिंग फोर्स से एक्ट हो रहा है विच इज ऑलवेज टुवर्ड्स टू द मीन पोजीशन बट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम मोशन करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पीरियोडिक फंक्शन के टर्म में लिया जाता है, या तो वो साइन के टर्म में लिया जाता है या वो कोस के टर्म में लिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो साइन के टर्म में लेना है, और एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो कॉस के टर्म में लेना है। ठीक है जी, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा y बराबर a sin a ओमेगा t होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा, कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम मोशन करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट y बराबर a sin ओमेगा t लिया जाएगा। और अगर x डायरेक्शन में अगर मोशन है तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t ले सकते हैं, y डायरेक्शन में तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t ले सकते हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द एसएचएम। ओके, तो यहाँ पर जो a जो होता है वो तो एम्पलीट्यूड होता है, और ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। हमें पता है कि एसएचएम में पार्टिकल है वो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो मीन पोजीशन से वो कितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा टी जो होता है वो उसका फेज एंगल है। ओमेगा टी क्या है, फेज एंगल है। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। y जो है वहां पर ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा, वो किसी भी इंस्टेंट पर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन ये शो करती है कि y इज द डिस्प्लेसमेंट एट टी स्टेंट पर आपका ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बिटवीन y एंड टी बोले तो टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ अगर प्लॉट करें तो हमें पता है कि यहाँ पर आप देखो कि साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन है तो साइन का ग्राफ आएगा, और ये जो a है वो एम्पलीट्यूड है, वो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ आएगा टी वाई 0 टी वाई 4 टी बाई 2 3t बाई 4 एंड टी। ठीक है जी, तो अपना ग्राफ क्या आएगा, देखो यहां से आप देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास टाइम जो फेज एंगल है वो ओमेगा टी है। जब आपका टाइम t बराबर 0 होता है, जब टाइम t बराबर क्या होगा, 0 होगा, टाइम t बराबर 0 होगा तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि t की जगह अगर 0 रखोगे तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पर अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, अभी 0 होती है।
तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो को ए से गुणा करोगे तो जीरो। इसका मतलब जब टी बराबर जीरो होता है तब आपका पार्टिकल का, और हम मान लेते हैं कि इधर वाला जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस ए है, और नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस ए है। ठीक है जी। अब देखो टी बराबर, जब हमने यहाँ पर देखो टाइम टी जीरो लिया, टी बाई फोर लिया, टी बाई टू लिया, 3t बाई फोर लिया और टी लिया है। जब टी बराबर जीरो होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो मैंने ऐसे पॉइंट ले लिया है। ठीक है जी। अब देखो जब टी बराबर क्या हो, टी बराबर टी बाई फोर हो, टी बराबर क्या हो, टी बाई फोर हो, तब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वो हम देखेंगे। तो पहले हम ओमेगा टी की वैल्यू रखेंगे, तो ओमेगा टी क्या आएगा, तो ओमेगा टी की जगह मैंने क्या लिख दिया, टी बाई फोर लिख दिया। ठीक है जी। अब देखो ओमेगा को हम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिख सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ओके, तो ओमेगा की जगह हमने लिख दिया टी 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई फोर। टी से टी कैंसिल, ये 2 से 2, इसका मतलब ये आ गया पाई बाई 2, पाई बाई 2, और मीन्स अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो 90 डिग्री। इसका मतलब जब आपका टी बराबर टी बाई फोर टाइम होगा तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप ओमेगा टी की जगह 90 डिग्री रखोगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ए ही आएगा। तो टी बाई फोर पर ये टाइम है, टी बाई फोर पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब देखो टी बराबर क्या है, टी बाई टू, तो टी बराबर जब टी बाई टू होगा तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, तो ओमेगा टी बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा की जगह तो मैंने लिख दिया 2 पाई अपॉन टी, इस ओमेगा की जगह तो क्या लिख दिया हमने 2 पाई अपॉन टी, और टी की वैल्यू कितनी है, टी बाई टू पर देख रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस कंडीशन में ओमेगा टी की वैल्यू पाई होगी, मीन्स 180 डिग्री होगी। ठीक है, तो टी बाई टू टाइम पर आपकी ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, पाई है, तो साइन पाई की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। तो जीरो को ए से गुणा करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आपका वापस देखो टी बाई टू पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। अब 3t बाई फोर पर देखते हैं, तो देखिए t बराबर कितना है, 3t बाई फोर है, तो ओमेगा टी क्या आएगा, ओमेगा की जगह मैंने लिख दिया 2 पाई अपॉन टी, और t की वैल्यू कितनी है, 3t बाई फोर, टी से टी कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 3 पाई बाई 2 आ गया, मीन्स ये 217 डिग्री आ गया। ठीक है जी। अब अगेन देखो साइन 90 की वैल्यू अगर 1 है तो 270, साइन 270, इसको 180 प्लस 90 करके देखेंगे, 180 प्लस 90 करेंगे तो वापस माइनस साइन 90 आएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 तो माइनस 1, मतलब कहने का मतलब साइन 270 की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1 होती है, तो माइनस 1 को ए से गुणा करोगे तो माइनस ए आएगा, तो 3t बाई फोर पर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो माइनस ए आएगा। ओके, अब अगेन t बराबर टी पर देखते हैं, t बराबर टी पर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी की वैल्यू क्या है, टी, टी से टी कैंसिल, तो ओमेगा टी की वैल्यू टी पर कितनी है, 2 पाई है, मीन से 360 डिग्री है, और साइन 360 की वैल्यू अगेन कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। कितनी होती है, जीरो। तो साइन जीरो की, साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो इंटू ए अगेन जीरो। तो आपका अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ खींचते हो तो आपको ये ग्राफ मिलेगा, तो ये साइन ग्राफ ही है। आपको पता होगा कि साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है, जीरो से शुरू होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, एक रेगुलर इंटरवल टाइम। अब देखो जीरो से लेकर टी, ये इसका टाइम पीरियड हो गया है, ठीक है ना, और इतने टाइम पीरियड के बाद में वापस अपने पास ये रिपीट कर रहा है, वही देखो ये एक ऑसिलेशन हो गया, अगले ऑसिलेशन में वो की वही आपको वेवफॉर्म मिल रही है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यही है कि एक रेगुलर, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में वापस वो वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है जहां से वो शुरू किया था, इसलिए इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। साइन और कोस की यही विशेषता है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में वापस वो वहीं से शुरू हो जाते हैं जहां से वो स्टार्ट हुए थे।
तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम मोशन कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से वेरी हो रहा है, वो इस प्रकार से साइन फॉर्म में वेरी करेगा। ठीक है जी, ओके। अब देखिए एट मीन पोजीशन, मैं यहां पर लिख देता हूं गोल्डन की पॉइंट्स। अब देखो एट मीन पोजीशन, एट मीन, या इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं। जब आपका पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है वो मीन पोजीशन पर होता है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। भाई डिस्प्लेसमेंट हम कहां से मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर ही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो मीन पोजीशन की अगर कंडीशन दे रहे कि मीन पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन कि आपका कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा, वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? प्लस माइनस ए होगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन। एट द एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज प्लस माइनस ए। मीन पोजीशन के इधर भी जाता है इधर भी जाता है, तो एक साइड में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वाली में पॉजिटिव लिया है तो इधर वाली साइड में नेगेटिव लेंगे। तो एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? y बराबर प्लस माइनस ए आएगा। ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट में इतना ही है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो a साइन ओमेगा टी होगा। ये कब लेना है? जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से आपका मोशन स्टार्ट करता है। और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है तो y बराबर a कोस ओमेगा टी लेना है। ठीक है जी, ओके। अब आगे चलते, अब हम वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे भी? वेलोसिटी। अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो किसी स्टैंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? आपको पता है कि पार्टिकल जैसे जैसे मीन पोजीशन से दूर जाता जाएगा तो वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी अगर जीरो नहीं है तो वो और आगे जा सकता है, वो एक्सट्रीम पोजीशन तक ही जा सकता है क्योंकि वहां तक उसके पास वेलोसिटी है। एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर वापस वो मीन पोजीशन तक आएगा। तो जैसे जैसे मीन पोजीशन तक आएगा तो उसकी वेलोसिटी वापस से इंक्रीज होती जाएगी। तो अलग अलग स्टेट पर उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, तभी तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एसएचएम जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी वेरी करती है। मीन पोजीशन से अवे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और टुवर्ड्स टू द मीन पोजीशन आएगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी। अब देखते हैं वेलोसिटी। सेकंड जो है अपना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब वेलोसिटी इजीली हमें मिल जाएगी। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने देखा है कि y बराबर a साइन ओमेगा टी होगा। बेसिकली हम देखते हैं कि जो मोशन है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम इक्वेशन को साइन के टर्म में लेते हैं। लेकिन अगर आपका एक्सट्रीम पोजीशन से आपने मोशन शुरू किया है तब आपको कॉस ओमेगा टी लेना है। मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो साइन के टर्म में लेना है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सिंस हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? डी वाई अपॉन डी टी। कहने का मतलब है आपका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना है, तो v बराबर क्या आ जाएगा आपके पास?
डी अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। अब यहाँ देखो a बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई वो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गई है। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये किसी भी इंस्टेंट पर आप पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं जो एसएसएम मोशन कर रहा है। तो दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन। वेलोसिटी इक्वेशन है वो कॉस के टर्म में आएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट साइन के टर्म में है तो ये कॉस के टर्म में आएगी, और ये अगर कॉस के टर्म में है तो ये साइन के टर्म में आएगी। ये साइन के टर्म में कब लेनी है, कॉस के टर्म में कब में लेनी है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, इस कंडीशन में ये जो ए ओमेगा होगा वो एम्पलीट्यूड होगा इसका। यहाँ पर देखो साइन के आगे जो मल्टीप्लाई में है, मैंने आपको बताया था कि साइन के आगे जो साइन फंक्शन है या कोस फंक्शन है उसके आगे जो भी मल्टीप्लायर होता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पर कॉस के आगे मल्टीप्लाई क्या है, ए ओमेगा है, तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए ओमेगा मिलेगा। यहाँ पर एम्पलीट्यूड ए नहीं होगा, यहाँ पर वेलोसिटी में एम्पलीट्यूड ए ओमेगा है। तो दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन। ओके, अब अगर हम ग्राफ खींचे अगेन, अगर हम ग्राफ खींचेंगे किसी भी टी स्टैंड पर आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, अगर हम ग्राफ खींचे, ग्राफ बिटवीन v एंड t, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम ग्राफ खींचना चाहते हैं। अगेन वही वैल्यू हमें पता है कि जब t बराबर 0 होता है तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ओके जी, सेम टू सेम जो पिछले वाले में जब t बराबर t/4 होता है तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आती है, π/2 आती है, मीन्स 90 डिग्री आती है। ठीक है, जब t की वैल्यू t/2 होती है तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आती है, पाई आती है, मीन्स 180 डिग्री मिलती है। जब t की वैल्यू 3t/4 होती है उस कंडीशन में ओमेगा टी की वैल्यू हमें 3π/2 और 270 डिग्री मिलती है। ठीक है, और जब t की वैल्यू t होती है तो ओमेगा टी की वैल्यू आपको 2π और 360 डिग्री मिलती है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो सेम है, t है तो हमें ओमेगा टी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी फंक्शन है वो t के टर्म में नहीं ओमेगा टी के टर्म में है, तो ओमेगा टी निकालना जरूरी है। तो देखो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ 0 ले लिया, यहाँ t/4, t/2, 3t/4 एंड t। वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ है। मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है ना, ये एम्पलीट्यूड है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो तो ए है, यहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो ए ओमेगा होगी। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम ए ओमेगा हो सकती है। तो इधर तो प्लस ए ओमेगा होगी और इधर वाली साइड में माइनस ए ओमेगा होगी। ठीक है जी। अब यहां से देखिए आप, जब आपका t बराबर 0 रखते हो ओमेगा टी की वैल्यू 0 आएगी तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 गुणा ए ओमेगा कितना आएगा, ए ओमेगा, मतलब जब t बराबर 0 होता है तो v की वैल्यू क्या आती है, ए ओमेगा आती है। ठीक है, अब जब t बराबर t/4 होती है तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू भाई 0 होती है, तो 0 इंटू ए ओमेगा 0, तो t/4 पर क्या आ गया, 0 आ गया। अगेन देखो
जब आपकी टी बराबर t/2 होता है तो ओमेगा टी की वैल्यू 180, कोस 180 की वैल्यू -1 को a ओमेगा से गुना करोगे तो -a ओमेगा आएगा, तो t/2 पर -a ओमेगा। 3t/4 पर बात करें तो 270 डिग्री आएगा। 270 डिग्री अगेन कोस 90 की वैल्यू भी 0 होती है, कोस 270 की वैल्यू भी 0 होगी, तो इसकी वैल्यू अगेन 0 आ जाएगी। t रखेंगे तो 2 आ गया, तो cos 2 की वैल्यू क्या होती है अगेन 1 होती है, तो a ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, a ओमेगा ही आएगा। तो इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एम्पलीट्यूड नहीं है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड तो ये होगा, एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। अगर इसको इधर वाली साइड में आगे बढ़ाएं तो ऐसे चलेगा ये, लेकिन ये यहां से यहां तक ये कंप्लीट वन ऑसिलेशन हो गया है। यहां से यहां तक वन ऑसिलेशन हो गया, वापस ये या इस टी के बाद में वापस ये वैसा ही पाथ है कवर करेगा ऐसे। तो पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये अपना वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ आ गया है। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमारे पास है ग्राफ आ गया है। अब देखिए यहां से ये हमारे पास वेलोसिटी आई है। अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करें, रिलेशन बिटवीन ये जो हमारे पास वेलोसिटी है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम है, इन टर्म्स ऑफ टाइम है। ये जो वेलोसिटी है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम है। अब हम वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। रिलेशन बिटवीन v एंड y, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। टाइम है तो टाइम भी चेंज होगा और टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है, तो कितने डिस्प्लेसमेंट पर कितनी वेलोसिटी होगी उसके लिए हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में हमें रिलेशन पता होना चाहिए। अब देखिए y बराबर हमें पता है कि a साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है जी, मैं इस a को इधर ले आऊं, y अपॉन a आ गया बराबर साइन ओमेगा टी। ठीक है, और v बराबर हमें पता है वो होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास v आया था। अब इस a ओमेगा को, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, a ओमेगा को इधर ले आओ, ये आ गया कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर हमें टाइम को, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ये आपकी वेलोसिटी इक्वेशन है, इसमें हमें टाइम को एलिमिनेट करना है। तो एक तरफ साइन है एक तरफ कॉस है, कैसे एलिमिनेट करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो इधर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। तो लेफ्ट साइड देखो इक्वेशन 1 स्क्वायर इक्वेशन 2, तो क्या जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट साइड का स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट साइड का स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्योंकि मैंने डायरेक्ट सीधा लिख दिया है, क्योंकि इधर वाली साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर आएगा प्लस कॉस स्क्वायर आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया है, लेकिन रिलेशन आपको इस टर्म में नहीं लिखना है। तो ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बिटवीन v एंड y, हमने वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ खींचा था, अब हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ खींचेंगे और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ग्राफ खींचेंगे। या तो आप इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले से देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। दिस अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन आती है, एक्स और वाई में है, ये वाई और वी में है, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन आती है तो वो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है। अगर ए नॉट इक्वल टू बी है
देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और अगर a इक्वल टू बी आता है, अगर a और b ये दोनों अगर कांस्टेंट बराबर है, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो यहाँ पर तो ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स। अब ये इलिप्स अगर होगा तो इलिप्स इस शेप का होता है, देखो सर्किल तो ये हो गया, ये ऐसे इलिप्स होता है। तो इलिप्स में क्या होता है कि एक तो होती है मेजर एक्सिस, ज्यादा रेडियस मेजर एक्सिस, और एक होती है माइनर एक्सिस। अब देखो मेजर एक्सिस कौन सी होगी, माइनर एक्सिस कौन सी होगी। अब ये तो ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, ये मेजर एक्सिस होगी और ये माइनर एक्सिस होगी। अब देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे आप, देखो सीधी सी बात है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आपको लिखना है। अब हम क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को इधर भेज दो, तो हमारे पास आ गया वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। ये हमारे पास है वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा स्क्वायर को इधर भेज दो, तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू प्लस माइनस दो वैल्यू आएगी, स्क्वायर हटाएंगे तो ओमेगा का स्क्वायर तो हट गया, लेकिन इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द, ये रिलेशन आपको याद रखना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस। आपको इंस्टेंटेनियस अगर आपको कह दे कि एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले आपको देखिए कैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं और हम y की वैल्यू रखेंगे, और y की वैल्यू के लिए ये हमने y की वैल्यू ली, हमने v की वैल्यू ली। y की वैल्यू हमें पता है कि जब आपका एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो एक तो एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए होती है और एक होती है माइनस ए और एक होती है प्लस ए, और मीन पोजीशन पर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एक्सट्रीम पोजीशन दो होती है, एक प्लस ए होती है, एक माइनस ए। अब देखो जब डिस्प्लेसमेंट माइनस ए होगा, यहाँ पर देखो जब डिस्प्लेसमेंट माइनस वाई बराबर माइनस ए होगा तो माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर में माइनस रहेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा। तो मतलब कहने वाला एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी जीरो मिलेगी, यहाँ पे भी एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, बात करें किसकी, मीन पोजीशन की, मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पर y की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो मीन पोजीशन पर y की वैल्यू अगर जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, और ए स्क्वायर का अंडर रूट हटाएंगे तो ए आ जाएगा, तो प्लस माइनस ओमेगा ए आएगा मीन पोजीशन पर, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर हमने वाई एक्स पर ले लिया v और एक्स एक्स पर ले लिया y, इधर ये मीन पोजीशन है, इधर ले लिया मैंने माइनस ए, इधर मैंने ले लिया माइनस ए, और उतनी डिस्टेंस पर उधर ले लिया प्लस ए। अब a, ये तो a है और इधर a ओमेगा आएगा, तो a से a ओमेगा ज़्यादा आएगा, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर आपका, चलो सीधा ही लिख लेते हैं कि यहाँ पर तो प्लस a ओमेगा है और यहाँ पर माइनस a ओमेगा है। अब देखिए जब y बराबर माइनस a होता है, माइनस a पर जीरो, प्लस a पर भी क्या है, वेलोसिटी जीरो है। लेकिन जब y जीरो होता है
तो v प्लस ए ओमेगा या ओमेगा ए लिख दो, नो प्रॉब्लम, ओमेगा ए और माइनस y बराबर 0 पर आपका v की वैल्यू प्लस ओमेगा ए होती है और माइनस ए ओमेगा भी होती है। इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये ग्राफ निकल कर आएगा। दिस इज द ग्राफ, इलिप्टिकल ग्राफ, दिस इज द इलिप्स। इलिप्टिकल ग्राफ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई पार्टिकल ऐसा मोशन करता है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? तो कैसा ग्राफ बनेगा? इलिप्टिकल ग्राफ, इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। अगर ओमेगा इक्वल टू 1 हो, ओमेगा इक्वल टू क्या हो? 1 हो। अगर आपको कह दे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर 1 रेडियन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 रेडियन पर सेकंड है, 1 रेडियन पर सेकंड है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर 1 रेडियन पर सेकंड आपको अगर गिवन है तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा आएगा? तो यहाँ पर देखो ओमेगा की वैल्यू, इसमें यहाँ पर देखो ओमेगा की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब ये दोनों, मैंने आपको बताया था कि a बराबर b, जब a बराबर b हो जाता है तो ये दोनों बराबर हो गए। तो बराबर हो गए तो क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। जब ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड होगा तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ क्या बनेगा? एलिप्स नहीं बनेगा, क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। बाकी अगर नहीं गिवन है, ओमेगा की वैल्यू रेंडम कुछ भी हो, 1 के अलावा कुछ भी हो, हमें ग्राफ कैसा मिलेगा? इलिप्टिकल ग्राफ ही मिलेगा, इलिप्स बनेगा। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है वो इलिप्टिकल ग्राफ मिलता है, इलिप्स मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ क्या होगा? अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलिप्टिकल ग्राफ होगा। ओके जी, ओके, ये समझ में आ गया? हो गया, ओके। अब इसके लिए हम की पॉइंट्स देखते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से किसी भी स्टैंड पर आप क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी निकाल सकते हो। y बराबर आपको एम्पलीट्यूड गिवन होगा, ओमेगा गिवन होगा, या ओमेगा नहीं गिवन हो तो टाइम पीरियड गिवन होगा। इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं कि हमें बताया कि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t होता है। अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है तो ओमेगा की जगह 2π/t पुट कर दोगे और a की वैल्यू दी होगी। तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर, मेन पोजीशन से किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर आप वेलोसिटी कितनी होगी वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके लिए हम गोल्डन की पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन बोले तो y बराबर 0। जब मीन पोजीशन होती है, एट मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है? ये क्वेश्चन है आपका नीट में कई बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन कि जब मीन पोजीशन होगी तो वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखो कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है? इतनी होती है जो मैक्सिमम होगी आपका। अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की तो सही है ऐसे। अब अगर हम बात करें स्विंग के, मोशन ऑफ स्विंग, तो आप देखो यहाँ पर जब ये इधर वाली साइड में जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी और मैक्सिमम में जहाँ तक ये पहुँच सकता है वहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वापस नीचे आएगा तो ये मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम मिलती है, ठीक है ना। एट मीन पोजीशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज मैक्सिमम। मीन पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? वो मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा ए होगी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी।
क्वेश्चन कभी कभी मैक्सिमम वेलोसिटी आपको टाइम पीरियड गिवन होगा, ओमेगा नहीं, ज्यादातर क्या टाइम पीरियड गिवन होता है। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड अगर इस फॉर्मूले को देखो तो ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूं टी 2π/T इंटू ए, ठीक है। और आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी जाए तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है। मैक्सिमम अगर वेलोसिटी है तो वो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा और ए होगी, या हमें ओमेगा नहीं टाइम पीरियड गिवन होता है तो इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड आपको एम्पलीट्यूड गिवन होगा, टाइम पीरियड गिवन होगा, तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हो। और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, मीन पोजीशन पर, या मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है जी। अगला पॉइंट हम देखते हैं, देखिए एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन बोले तो y बराबर प्लस माइनस ए। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन बोले तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस माइनस ए एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका जो पार्टिकल एसएचएम मोशन कर रहा है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी विल बी मिनिमम, और मिनिमम होगी, और वो कितनी होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब आपका एक्सट्रीम पोजीशन y बराबर प्लस माइनस ए पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, और वो कितनी होगी, 0 होगी। y बराबर प्लस माइनस ए पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। वो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, या हमने ग्राफ से भी देखा था। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, किस पोजीशन पर मैक्सिमम होगी, किस पोजीशन पर मिनिमम होगी, ये आपको पता यहाँ से चल गया है। अब आप यहां से देखिए, अगर मान लो कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, इसको मैंने मीन पोजीशन माना है, और पार्टिकल इस वाली डायरेक्शन में ऐसे मोशन कर रहा है। यहां मान लो y बराबर प्लस ए है, और यहां मान लो y बराबर माइनस ए है, और यहां पर y बराबर 0 है, मीन पोजीशन पर 0 होता है। जब आप इस वाली डायरेक्शन में जाते हो, जब आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्या है, मीन पोजीशन टू मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाते हैं तो वेलोसिटी क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर आते हो तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, जो 0 हो जाती है। और यहाँ पर जब आपका पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पर पहुंचता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, वो प्लस माइनस ओमेगा ए आती है। तो ये वापस इधर जाएगा, जब ये मीन पोजीशन से दूर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब वापस यहाँ पर पहुंचेगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी वापस से क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वापस ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार से वेलोसिटी का खेला चलता है, इस प्रकार से वेलोसिटी वेरी होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी तो एक्सेलरेशन मिलेगा, नहीं तो एक्सेलरेशन की बात ही नहीं होती है। तो एसएचएम जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, उसमें एक्सेलरेशन होता है, और वो एक्सेलरेशन के कारण वो रिस्टोरिंग फोर्स वहां पर होता है, ठीक है जी। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लगता है यहाँ पर, अब रिस्टोरिंग फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज है वो इस प्रकार से होगी, कहाँ पर मिनिमम होगी, कहाँ पर मैक्सिमम होगी। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाते हैं तो वेलोसिटी वे किस प्रकार से चेंज होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर आते हैं तो वेलोसिटी में किस प्रकार से चेंज होता है, वो आपको इस ग्राफ से या इस डायग्राम से पता चल रहा होगा। अब देखिए लास्ट पॉइंट,
वेलोसिटी के लिए हम देखते थे फेज डिफरेंस, देखते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड वाई। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा वो हम देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आता है। अब मैंने बताया था कि फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। फेज डिफरेंस पहले तो फेज एंगल में डिफरेंस देखिए, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ए साइन ओमेगा टी होता है, तो इसका फेज एंगल क्या है, ओमेगा टी है। इसका जो फेज एंगल है फाई 1 मान लिया, वो क्या है, ओमेगा टी है। इसका फेज एंगल आ गया है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होती है, तो इसका फेज एंगल ओमेगा टी नहीं है। मैंने फेज डिफरेंस जब आपको बताया था तो मैंने क्या बताया था कि फेज डिफरेंस मतलब जो भी आपका एंगल दे रखा है उस एंगल को हम फेज एंगल बोलते हैं। तो दोनों इक्वेशन का फेज एंगल निकालो और उसमें डिफरेंस लेना है। लेकिन क्या देखना है, पहले ये देखना है कि दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम होने चाहिए, एक साइन है दूसरा कोस है। अब कोस वाले को साइन में कैसे बदलते हो, मैंने आपको बताया था कि कोस वाले को साइन में बदलने के लिए आपको क्या करना है, ओमेगा टी में π/2 ऐड कर देना है। क्या कर देना है, π/2 ऐड कर देना है। अब देखो इसका जो फेज एंगल है होगा φ2। अब देखो अब ये साइन में बदल गया, इसका फेज एंगल है वो ओमेगा टी प्लस ए π/2 है। अब बताओ किसका फेज एंगल ज्यादा है, इसका ओमेगा टी है। इसका ओमेगा टी में प्लस π/2 जुड़ रहा है, किसका फेज एंगल ज्यादा है, वेलोसिटी का फेज एंगल ज्यादा है। इसका मतलब वेलोसिटी आगे रहेगी। देखो फेज एंगल ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब इसमें π/2 ऐड हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से π/2 फेज एंगल अहेड रहेगी हमेशा इन एसएचएम। तो अगर फेज डिफरेंस निकालें, फेज डिफरेंस अगर पूछा जाए कि व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो फेज डिफरेंस अगर मैं डेल्टा फाई मान लूँ तो वेलोसिटी वाले में से ये डिस्प्लेसमेंट का घटा दो, तो ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो फेज डिफरेंस होगा, जो दोनों के फेज एंगल में जो डिफरेंस आएगा वो π/2 होगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी आगे होगी कि डिस्प्लेसमेंट आगे होगा। वेलोसिटी π/2 फेज एंगल, देखो आप यहां देखो कि वेलोसिटी का जो फेज एंगल है वो डिस्प्लेसमेंट से π/2 ज्यादा है, तो वेलोसिटी π/2 फेज एंगल अहेड देन दी डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से हमेशा π/2 आगे ही रहती है। फेज डिफरेंस तो π/2 होगा, लेकिन वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा π/2 अहेड रहेगी। ठीक है जी। अब अगला अगर हम की पॉइंट्स देखें तो देखिए यहां देखिए फ्रीक्वेंसी। हम बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, या हम बात करें टाइम पीरियड की, तो y बराबर हमारे पास आता है a साइन ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट इस टर्म में आता है, और वेलोसिटी आई है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी इस टर्म में आई है। तो यहां पर देखिए यहां पे भी ओमेगा ही है और यहां पे भी क्या है, ओमेगा ही है। क्या अगर मान लो मैं ये कह दूं कि ये ओमेगा है और यहां पर ये 2 ओमेगा आ जाए, तो इसका मतलब यहां पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा और यहाँ पे भी ओमेगा है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में
फ्रिक्वेंसी हो, चाहे एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो, चाहे टाइम पीरियड हो, वो सेम रहता है। ठीक है ना। हमने वेलोसिटी के लिए भी टाइम पीरियड देखा था, तो वो कॉस के टर्म में आया था, लेकिन टाइम पीरियड कैपिटल टी ही आता है। वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ खींचते हैं तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में आपका टाइम कैपिटल टी लगता है, डिस्प्लेसमेंट भी टाइम पीरियड कैपिटल टी लगेगा। तो चाहे आपकी वेलोसिटी हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों में ही आपकी फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। अगर आपको कह दे कि वेलोसिटी के लिए आपकी, अगर मान लो कोई पार्टिकल है एसएसएम कर रहा है और वेलोसिटी के लिए फ्रिक्वेंसी अगर एफ है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फ्रिक्वेंसी कितनी रहेगी, एफ ही रहेगी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा ही रहेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम पीरियड टी है तो वेलोसिटी के लिए टाइम पीरियड कितना रहेगा, टी रहेगा। तीनों चीजें सेम रहेगी। अगर ओमेगा सेम है तो फ्रिक्वेंसी भी सेम और टाइम पीरियड भी सेम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। कल हम असरलेशन देखेंगे, असरलेशन और फोर्स।